तो पिछले लेक्चर में हमने चर्चा की थी पॉलिटिकल सोशियोलॉजी अप्रोच की। हमने स्कॉलर्स की बात की थी। हमने बात की कि किस प्रकार से पॉलिटिकल सोशियोलॉजी अप्रोच की पूरी थिंकिंग है कि हमें सोसाइटी के ऊपर फोकस करके चीज़ों को समझना चाहिए। ये डिस्कशन अब मूव करती है इस पॉइंट पे कि लिमिटेशंस क्या हैं इस अप्रोच में। अब अगर हम बात करें लिमिटेशन तो पॉलिटिकल सोशियोलॉजी अप्रोच की, तो सबसे पहला लिमिटेशन तो यही आता है कि इट इज ओवरली फोकस्ड ऑन सोसाइटी एंड अगेन निगेट्स द रोल ऑफ लीडर्स, negates the role of political institutions। तो देखो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज वैसे ही पॉलिटिकल इकोनॉमी की तरह वही है कि जैसे पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच में भी सारा फोकस था इकोनॉमी के ऊपर। इकोनॉमी के बेसिस पे ही डिसाइड होगा कि पॉलिटिक्स कैसी होगी, वो यहाँ पर ओवरकम की गई। लेकिन यहाँ पर फोकस क्या हुआ कि अगर इकोनॉमी नहीं था तो सारा फोकस सोसाइटी के ऊपर डाल दिया। भाई पूरी सोसाइटी में हर चीज सोसाइटी डिसाइड नहीं करती है। सोसाइटी चाहे कुछ डिसाइड करे, इवेंचुअली वो डिसीजन को एग्जीक्यूट करने के लिए पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस और पॉलिटिकल लीडर्स का एक रोल होता है। अगेन ये पूरी की पूरी अप्रोच इन दोनों चीजों को निग्लेक्ट करती है। तो यहां पर ये कहना गलत नहीं होगा कि भाई पॉलिटिकल सोशियोलॉजी ट्राइज टू एक्सप्लेन थिंग्स थ्रू सोशल डिटर्मिनिज्म। ये जो आज की डेट में सोशल डिटर्मिनिज्म है कि सोसाइटी डिटरमिन करेगी हर एक चीज को, ये एक इनएडिक्वेट अप्रोच है। इनएडिक्वेट इसलिए है क्योंकि अगेन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, वही प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है कि सोसाइटी में पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस और पॉलिटिकल लीडर्स का जो रोल है वो निग्लेक्टेड है। अब इस चीज को आप और बेटर समझेंगे जब हम ये कहेंगे कि सोशल डिटर्मिनिज्म जो है, जिसमें ये कहती है कि हर चीज को सोसाइटी में ऑब्जर्व करो, ठीक है। पर क्वेश्चन ये होता है कि सोसाइटी में तो जो लोगों की लॉयल्टी होती है ग्रुप्स की, वो पहली बात तो कोडिफाइड नहीं होती, और ना ही वो उसके लिए कोई एक प्रकार का हमारे पास रेडी डेटा अवेलेबल है। हमने जब ये बात करी पॉलिटिकल सोशियोलॉजी में कि कुछ लोग स्पेसिफिकली एक ही पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में वोट करते हैं, इन लोगों की जो लॉयल्टी है एक स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी के लिए, वो कोई परमानेंट लॉयल्टी तो नहीं है, और ना ही वो किसी डॉक्यूमेंट या अग्रीमेंट में कोडिफाइड है। कल को अगर वो पॉलिटिकल पार्टी इन लोगों के खिलाफ कुछ काम करती है, तो सबसे बड़ी चीज क्या होगी कि उनकी लॉयल्टी क्योंकि कोडिफाइड नहीं थी वो शिफ्ट हो जाएगी। केस इन पॉइंट अगर आप देखो तो उत्तर प्रदेश में क्या हुआ है कि 2014 से जब से बीजेपी आई है, दलित पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा जो वोट बैंक है वो मायावती के पार्टी से शिफ्ट होता हुआ बीजेपी की ओर गया। और 2014 से लेके 2024 तक जब तक वो बीजेपी के पास था, तब तक वो वोट बैंक बीएसपी से क्या हो रहा था, शिफ्ट हो रहा था। बीएसपी से बीजेपी में शिफ्ट हुआ। ये हुआ बेसिकली 2014 से 2024 तक। लेकिन 2024 के अंदर हमने क्या देखा कि यही दलित वोट बैंक जो है ये बीजेपी से शिफ्ट होकर कांग्रेस प्लस समाजवादी पार्टी की ओर शिफ्ट हुआ। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर जो लॉयल्टी थी लोगों की पहले बीएसपी के साथ फिर बीजेपी के साथ और अब शिफ्ट होके यहाँ पर कांग्रेस प्लस एसपी के पास चली गई, ये किसी भी तरीके से कोडिफाइड तो नहीं थी। और ये जो रैपिडली चेंजिंग शिफ्ट है लॉयल्टी में, ये शिफ्ट के लिए कोई डेटा भी हमारे पास आज की डेट में एडिक्वेट लेवल पर रेडी नहीं है। हम तो सिर्फ पॉलिटिकल लेवल पर जो सीट्स इवेंचुअली आई इलेक्शंस में उसके बेसिस पे ये जजमेंट ले रहे हैं, पर माइक्रो लेवल पर डेटा तो आज की डेट में अवेलेबल है ही नहीं। तो यहाँ पर अगर ये डेटा हमें चाहिए तो डेटा कहाँ से आएगा? ये डेटा तो आएगा कहीं ना कहीं सिर्फ एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की तरफ से।
लेकिन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का सोशल डिटर्मिनिज्म और पॉलिटिकल सोशियोलॉजी में तो कोई लॉजिक ही नहीं है, उसका तो कोई प्रेजेंस का वहां पर गेम ही नहीं है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। दूसरी चीज, आज जब हम बात करते हैं पॉलिटिकल सोशियोलॉजी की, तो वो निग्लेक्ट करता है रोल ऑफ कैपिटलिज्म एंड फाइनेंस। कैपिटलिज्म एंड फाइनेंस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। केस इन पॉइंट, अगर हम बात करें तेलंगाना के पॉलिटिक्स की, तो तेलंगाना के पॉलिटिक्स में किस प्रकार से क्रेडिट डिसबर्सल किया जाएगा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को लेके, ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है। हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, उसका रिलेशन इंक्लूसिव ग्रोथ के साथ क्या है, ये मैंने आपको जीएस मेंस पेपर 3 की जो इकोनॉमी की क्लासेस हैं उसमें हमने बहुत डिटेल में किया है। यहाँ पे मैंने आपको बहुत सारी केस स्टडीज भी बताई। यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, हम वही चीज को यहाँ पर देख रहे हैं कि तेलंगाना की पॉलिटिक्स में क्रेडिट एसएचजी को कौन और कितना प्रोवाइड करेगा और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स उसके बेसिस पे कैसे फंक्शन करेंगे, ये तो कैपिटलिज्म को पॉलिटिकल सोशियोलॉजी में ले आता है। और आज अगर कांग्रेस पार्टी ने रेवंत रेड्डी को चीफ मिनिस्टर बनाया और रेवंत रेड्डी के कैंपेन के दौरान उसने ये क्रेडिट पॉलिसी एसएचजी को क्लैरिफाई करी, उसके पार्टी को तेलंगाना में पावर में आने में ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो एक चीज तो तय है कि पॉलिटिकल सोशियोलॉजी में जो आज की डेट में रोल ऑफ फाइनेंस और कैपिटलिज्म है, और जो वो सोशल ग्रुप्स के साथ प्ले करता है रोल, और जिसकी वजह से पॉलिटिकल लेवल पर पॉलिटिक्स इंस्पायर और इन्फ्लुएंस होती है, वो यहाँ पर निगलेक्टेड है। और पॉलिटिकल सोशियोलॉजी में इसको एक्सप्लेन करने के लिए किसी भी प्रकार का कोई फ्रेमवर्क यहाँ पर है नहीं। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अब हमने बात की थी लिप्सेट एंड रोकान की, आपको याद होगा लिप्सेट एंड रोकान के इस मॉडल को चैलेंज किया आरेंट लिफार्ट ने। आरेंट लिफार्ट ने क्या बोला, उसने कहा कि भाई लिप्सेट एंड रोकान ने जो ये बात बोली है कि सोसाइटी में पॉलिटिकल क्लीवेजेस फाइंड करो, सोशल क्लीवेजेस फाइंड करो, और ये जब सोशल क्लीवेजेस आप फाइंड करते हो उसको पॉलिटिकल पार्टी फिल करती है। इस प्रोसेस में आरएन लिपार्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये बात बोली। उसने कहा कि भैया, अगर सोसाइटी के अंदर कोई क्लीवेज है तो पॉलिटिकल सोशियोलॉजी के हिसाब से तो वो क्लीवेज सोसाइटी को फिल करना चाहिए। जब लिप्सेट एंड रोकन ने ये बात बोल दी कि वो सोशल क्लीवेज को फिल करने के लिए एक पॉलिटिकल पार्टी की आवश्यकता है, तो यहां पर तो एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऑटोमेटिकली आ गया। और जब ये पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन आ गया तो ये इंस्टीट्यूशन ही तो आफ्टर ऑल हेल्प कर रहा है आपको वो सोशल क्लीवेज को मीट करने के लिए। इसी रीजन से आरेंट लिपार्ट ने कॉन्सेप्ट दिया कॉन्सोशिएशनलिज्म। कॉन्सोशिएशनलिज्म, कॉन्सोशिएशनलिज्म का क्या मतलब है? कॉन्सोशिएशनलिज्म जो आरेंट लिपार्ट का कॉन्सेप्ट है, उसका मतलब ये है कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन आज की डेट में सोशल क्लीवेजेस को फिल करने के लिए मैंडेटरी है। और ये पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन लिप्सेट रोकान के कॉन्टेक्स्ट में एक पॉलिटिकल पार्टी है। और ये पॉलिटिकल पार्टी अगर आज की डेट में एक रोल प्ले कर रहा है, तो आप ये कैसे कह सकते हो कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर सेकेंडरी हैं? इनफैक्ट आरेंट लिपार्ट का कॉन्सोशिएशनलिज्म कहता है कि ये पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जो सोशल क्लीवेज को फिल करने में मदद कर रहा है, ये प्राइमरी इंस्टीट्यूशन है। तो कॉन्सोशिएशनलिज्म क्या है? कॉन्सोशिएशनलिज्म ये है कि सोसाइटी में कोई क्लीवेज होगा, लेकिन उस क्लीवेज को भरने के लिए एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की ही आवश्यकता है। बिना उसके आप वो पॉलिटिकल क्लीवेज नहीं भर सकते। और अगर आपको वो पॉलिटिकल लेवल पर वो इंस्टीट्यूशन की आवश्यकता है तो आप उसको निग्लेक्ट भी नहीं कर सकते। तो कॉन्सोशिएशनलिज्म ये चीज कहता है कि लिप्सेट एंड रोकान इसको अपनी थ्योरी में क्यों नहीं एक्सेप्ट करते कि इसके बिना गेम नहीं बनेगा। ये क्रिटिसिज्म आरेंट लिपार्ट का बहुत इंपॉर्टेंट लिमिटेशन को आइडेंटिफाई करता है यहाँ पर। इसी तरीके से सुदीप्ता कविताराज जो है, उन्होंने भी एक चीज बोली
कि भाई पॉलिटिकल सोशियोलॉजी के सारे फ्रेमवर्क जो हैं, सरप्राइजिंग बात है कि वो यूरोपियन और यूरोसेंट्रिक है। और स्टडी इनको कहाँ करना है? नॉन यूरोपियन सोसाइटी में। इस नॉन यूरोपियन सोसाइटी को स्टडी करने के लिए इन्होंने यहाँ के हिसाब से कोई फ्रेमवर्क नहीं बनाया है, यूरोसेंट्रिक फ्रेमवर्क्स बनाकर यहाँ पे इम्पोज कर दिए। तो ये कैसे चलेगा? इसी चीज को आगे एक्सप्लेन किया नैन्सी फ्रेजर ने। नैन्सी फ्रेजर ने भी ये बात बोली कि जब तक आप पॉलिटिकल एजेंसी को पॉलिटिकल सोशियोलॉजी में सेंट्रलिटी नहीं दोगे, तब तक एक्सप्लेनेशन इनकम्प्लीट रहेगी। पॉलिटिकल एजेंसी को जब तक पॉलिटिकल सोशियोलॉजी में आप सेंट्रलिटी नहीं दोगे, तब तक पूरी की पूरी यहाँ पर आपकी स्टडी जो है वो इनकम्प्लीट रहेगी। क्योंकि यहाँ पर आप चीज को एक्सप्लेन कर ही नहीं पाओगे बिना उस पॉलिटिकल एजेंसी के। ये पॉलिटिकल एजेंसी में पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, पार्टी भी हो सकती है, लीडर भी हो सकता है, एनीथिंग बट समथिंग विच इज एसोसिएटेड विद द वर्ड पॉलिटिकल। तो नैन्सी फ्रेजर ने वही चीज को एक्सप्लेन किया जो यहाँ पर आरेंट लिपार्ट ने लिपसेट रोकान के कॉन्टेक्स्ट में इस चीज को बोला था। इसी रीजन से आप देखिए कि यहाँ पर एक दो स्कॉलर्स इनफैक्ट हैं, जिसमें एक है जोल मिकडल और दूसरा है गुलियर्मो डोनेल। जोल मिकडल और गुलियर्मो डोनेल क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि भाई आज की डेट में अगर हम अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट को देखें, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है? ट्राइबल सोसाइटी है। इस ट्राइबल सोसाइटी में भी क्या हो रहा है? फ्रैगमेंटेड पावर है। फ्रैगमेंटेड पावर होने के बाद भी यहाँ पर क्या हो रहा है? इस फ्रैगमेंटेड पावर होने के बाद भी यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो पॉलिटिक्स है वो ट्राइबल क्लैन बेस्ड है। ट्राइबल क्लैन बेस्ड का मतलब क्या है? कि ट्राइबल ग्रुप बेस्ड है। यानी कि यहाँ पर भी जो पॉलिटिक्स हो रही है, उस पॉलिटिक्स में लोकल ट्राइबल्स जो हैं वो अपने लॉज खुद बना रहे हैं। उन लॉज के थ्रू वो अपने ट्राइबल क्लैन को गवर्न कर रहे हैं। यानी कि जहां पर एक बड़ी अथॉरिटी नहीं है जैसे अफगानिस्तान में, एक सुप्रीम लेवल का लॉ और सुप्रीम सोवरेनिटी नहीं है अफगानिस्तान में, वहां पर भी गवर्नेंस जो है ट्राइबल पॉकेट्स में लॉज बन बन के अपने आप हो रही है। यानी कि अगर हम एक सिर्फ सोशल ग्रुप को ही देखें जो कि ट्राइबल क्लैन है, तो ये कहना कि ट्राइबल क्लैन सेल्फ गवर्न अपने आप को कर लेगा बिना किसी पॉलिटिकल एजेंसी के, बिना किसी लॉ के, वो तो पॉसिबल नहीं है। तो पॉलिटिकल एजेंसी की प्रेजेंस होना, उसकी सेंट्रलिटी होना तो एक बहुत क्रूशल फैक्टर है। तो ये सारे लिमिटेशंस हैं जो पॉलिटिकल सोशियोलॉजी अप्रोच के हैं। एंड आई बिलीव कि इसके बाद अब आपको पॉलिटिकल सोशियोलॉजी अप्रोच समझने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। बाकी इकोनॉमिक्स की क्लासेस में हमने जीएस में पढ़ी लिया है काफ़ी अच्छे से डिटेल में, विद लॉट ऑफ स्कॉलर्स, कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ वगैरह जो हमारे सिलेबस में भी है। तो वो सब चीज़ों को यहाँ पर बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बिकॉज दैट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन द क्लास। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।